नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेट की दुनिया में। आज से हम नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना चंद्रदेव से मेरी बातों का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये कहानी न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानियों में से एक मानी जाती है। चलिए एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये रचना हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी या निबंध के रूप में जानी जाती है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इकाई 7 हिंदी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब थोड़ा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी लेखिका बंग महिला हैं जिनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। इनका जन्म 1882 में बनारस में हुआ था। इनके माता पिता राम प्रसन्न घोष और नीरवासिनी घोष थे और इनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। याद रखिएगा, इन्हें हिंदी की प्रथम कहानीकार भी माना जाता है। इनके जीवन का एक दुखद पहलू ये रहा कि इनके 2 बच्चों और पति की असमय मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनका लेखन छूट गया। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं दुलाई वाली 1907, कुंभ में छोटी बहू 1906 और दालिया। इस कहानी के प्रकाशन और विधा को लेकर कुछ खास बातें ध्यान रखें। ये 1904 ईस्वी में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में एक निबंध के रूप में छपी थी। बाद में 1911 ईस्वी में आचार्य शुक्ल ने इसे अपने कुसुम संग्रह में संकलित किया। इसकी शैली पत्रात्मक लेटर स्टाइल है। विद्वानों में इसके नाम को लेकर थोड़े अलग मत हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसे निबंध मानते हैं तो भवदेव पांडे इसे पहली राजनीतिक कहानी कहते हैं। अब देखते हैं कि इस कहानी में मुख्य रूप से किन विषयों या थीम्स को उठाया गया है। नंबर 1, नारी दशा। यहाँ लेखिका ने बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण देकर भारतीय नारी की परतंत्रता को दिखाया है। नंबर 2, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य। उस समय के शासक कर्जन की नीतियों पर तीखा कटाक्ष किया गया है। नंबर 3, चाटुकारिता। समाज में प्रमोशन पाने के लिए सिफारिश करने के कल्चर पर भी चोट की गई है। नंबर 4, अर्थनीति। भारत की गरीबी, बेरोजगारी और दादा भाई नौरोजी की धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी को भी यहाँ समझा जा सकता है। कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक पत्र लेटर की तरह है। भेजने वाली खुद लेखिका हैं जो पृथ्वीवासी हैं और पाने वाले भगवान चंद्रदेव हैं जो आकाशमंडल में रहते हैं। इसकी शैली एक तरफा संवाद मोनोलॉग है। लेखिका चंद्रदेव को भारत, खासकर कलकत्ता बुलाना चाहती हैं, वो भी अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी होती है। लेखिका मजाक में पूछती हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर या पेंशन का नियम नहीं है? ये सीधा कटाक्ष ब्रिटिश सरकार की रिटायरमेंट और पेंशन की नीतियों पर है। चंद्रदेव को बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाया गया है कि वो कब से एक ही पद पर जमे हुए हैं। इस स्लाइड में देवलोक और कलकत्ता यानी ब्रिटिश भारत की तुलना की गई है, जो बहुत ही दिलचस्प है। वाहन, देवलोक में चूहा, मोर, बैल हैं, तो यहाँ कलकत्ता में ट्राम, ट्रेन और गाड़ियां हैं। प्रकाश, देवलोक में बिजली, चपला स्वतंत्र देवी है, पर भारत में इलेक्ट्रिसिटी मनुष्य की दासी बन गई है। प्रबंधक, वहाँ चित्रगुप्त पुराने नियमों से चलते हैं, यहाँ लॉर्ड कर्जन अपनी मनमानी करते हैं। इलाज, देवलोक के वैद्य धन्वंतरी जड़ी बूटी वाले हैं, जबकि यहाँ के आधुनिक डॉक्टर प्लेग जैसी बीमारी के आगे फेल हो रहे हैं। लेखिका ने आखिर चंद्रदेव और अन्य देवों को क्यों बुलाया है? चित्रगुप्त को इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ आकर आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड सीखकर देवलोक के पुराने कानूनों को सुधार सकें। मजाक में लेखिका कहती हैं कि वो यहाँ से टाइपराइटर भी ले जाएं। धन्वंतरी को यहाँ की चिकित्सा पद्धति देखने बुलाया है, जहाँ डॉक्टर प्लेग के आगे बेबस हैं। चंद्रदेव को अपनी आंखों का इलाज कराने और पृथ्वी का नया विज्ञान देखने के लिए न्योता दिया है। अगर चंद्रदेव कलकत्ता आते हैं तो उन्हें क्या क्या दिखाया जाएगा? टूर आइटिनरी। नंबर 1, ईडन गार्डन, जिसे इंद्र के नंदन कानन से भी ज्यादा सुंदर बताया गया है। नंबर 2, फोर्ट विलियम, जहां फौजी सामान और तोपे देखकर देव सेनापति कार्तिकेय भी डर जाएंगे। नंबर 3, टकसाल यानी मिंट, जहां पैसे छपते हैं। इसे देखकर तो कमला देवी और कुबेर भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 4, विश्वविद्यालय, जहां के विद्वानों की चमत्कारिणी विद्या देखने लायक है। नौकरशाही पर एक बहुत ही सटीक व्यंग्य देखिए। लेखिका पूछती हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? ये सीधा कटाक्ष ब्रिटिश सरकार की रिटायरमेंट और पेंशन की नीतियों पर है। चंद्रदेव को बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाया गया है कि वो कब से एक ही पद पर जमे हुए हैं। नारी और बिजली का मेटाफर यहाँ बहुत गहरा है। लेखिका कहती है कि जो विद्युत देवी कभी आकाश में स्वतंत्र थीं, वो आज मनुष्य के हाथों का खिलौना है। जैसे पराये घर में आश्रित नारियां दबाव में रहती हैं, वैसे ही बिजली भी अब कैद है। ये उस दौर की भारतीय नारी की विवशता को दिखाता है।
विज्ञान और पुराने मिथकों की तुलना देखिए। लेखिका सुझाव देती है कि चंद्रदेव अपने चेहरे के दाग विज्ञान से साफ करवा लें। वो प्रोफेसर गज्जर का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने बंबई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग छुड़ाया था। संदेश ये है कि अगर विज्ञान मूर्ति साफ कर सकता है, तो चंद्रदेव का कलंक भी धो सकता है। परीक्षा के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र पॉइंट्स याद कर लीजिए। इस कहानी पर बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का गहरा प्रभाव है। इसकी भाषा तत्सम प्रधान हिंदी है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों जैसे कमीशन, सेशन, टाइपराइटर का खूब प्रयोग किया गया है। इसमें 1903 से 1905 के बंग भंग आंदोलन की आहट भी महसूस की जा सकती है। असली शासक कौन है? लेखिका कटाक्ष करती है कि भारत में अब न तो चंद्रवंशियों का राज है और न ही सूर्यवंशियों का। अब यहाँ गौरांग महाप्रभु यानी अंग्रेज असली शासक हैं। भारतीय राजा महाराजा तो अब केवल काठ के पुतले यानी पपेट किंग्स रह गए हैं, जिनकी डोर अंग्रेजों के हाथ में है और जिन्हें प्रजा के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि ये कहानी 1904 के औपनिवेशिक भारत का एक कच्चा चिट्ठा है। इसमें पत्रात्मक शैली में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य, नारी की पराधीनता और कलकत्ता का यथार्थ चित्रण बखूबी किया गया है। आशा है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यूजीसी नेट जेआरएफ की और अधिक तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें और यहाँ पर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा हमें सुझाव दें। नेट की दुनिया की तरफ से आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।